प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आज के इस वेबिनार के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गरिमामयी महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे विभाग के विद्वान साथी सहयोगी बंधु एवं प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, ये हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। उत्तर साफ है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। लेकिन क्यों मनाया जाता है, ऐसा उन्होंने क्या किया है कि उनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था, जो सऊदी अरब में है। बाद में इनके परिजन भारत आ गए और यहीं आकर रहने लगे। सादा जीवन, उच्च विचार की शैली को अपनाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित और भारत के सच्चे हितैषी थे। निश्चित तौर पर इनके ऊपर इनके पिता की छाप पड़ी, क्योंकि इनके पिता एक शिक्षक थे और उन्हीं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जिसे उर्दू, फारसी, दर्शन शास्त्र तथा गणित की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। कई वर्षों तक ये इराक और तुर्की के क्रांतिकारी नेताओं के साथ रहे। जब वे भारत लौटे तो इनकी मुलाकात अरविंद घोष और श्याम सुंदर चक्रवर्ती से हुई। इन्हीं के आग्रह पर ये भारत के स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए और कुछ ही वर्षों में ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर व्यापक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कैसे स्वतंत्रता प्राप्त किया जाए और उस योजना पर कार्य करने लगे। इन्होंने मुस्लिम युवकों और धार्मिक संगठनों को भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और अल हिलाल उर्दू पत्र के जरिए मुस्लिम संप्रदाय में देशभक्ति की भावना को प्रबल करने और जीवन पर्यंत हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करने का कार्य आपके द्वारा किया गया। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान आप जेल भी गए। कहने का आशय यहाँ ये है कि इनके द्वारा जो कुछ कार्य किए गए हैं उन कार्यों को बताया जाए कि क्यों हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं इनके जन्मदिन को। मौलाना कलाम भारत के बंटवारे के घोर विरोधी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े और सबसे सच्चे पैरोकार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे भारत के शिक्षा मंत्री बनाए गए और भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा शिथिल पड़ी शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया और उस शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई और अपने अनुभवों एवं कार्यकुशलता से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को आपके द्वारा दृढ़ता प्रदान किया गया। क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत भारतीय शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था। उनका मानना था, क्यों उन्होंने ऐसा किया, उनका मानना था कि लोकतंत्रीय सरकार उन्हीं देशों में टिकाऊ होती है जहां के लोग अधिक से अधिक संख्या में शिक्षित होते हैं, क्योंकि शिक्षा के अभाव में नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को ना अधिकार का पता है और ना कर्तव्य का पता है तो वो किस ढंग से, किस तरीके से सही कार्य कर पाएगा। तो इसलिए पहले शिक्षा को इन्होंने मजबूती देने का काम किया। इनका मानना था कि लोकतंत्र की सफलता शिक्षा पर ही निहित है और ये भी माना जाता है कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार कलम है और कलम जो शिक्षित होगा वही पकड़ेगा। तो वे इनके प्रति, अगर शिक्षा के प्रति व्यक्ति जागरूक नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। शिक्षा लोकतंत्र को भोजन और वस्त्र प्रदान करती है, वही उनका मुख्य अस्त्र है। शिक्षा ही नागरिकों के मस्तिष्क को निर्मल करती है और उनको ज्ञान देती है। इसीलिए इनका मानना था कि प्रजातंत्र के भवन का निर्माण
शिक्षा की ही शिला पर होना चाहिए। ऐसे प्रजातंत्र का निर्माण नहीं हो जाना चाहिए। वह शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा और 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बच्चों को मुफ्त शिक्षा की वकालत भी की थी। शिक्षा को केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों से फलीभूत करने के लिए इन्होंने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया। इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कार्य था। यद्यपि आप उर्दू के योग्य साहित्यकार थे, किंतु बाद में इन्होंने अंग्रेजी को प्राथमिकता दी, जिससे भारत पश्चिम के साथ कदम मिलाकर चल सके और आगे बढ़ सके। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक कवि थे, एक लेखक थे, एक पत्रकार थे, एवं स्वतंत्रता सेनानी तथा प्रमुख शिक्षाविद भी थे। अपने शिक्षा मंत्री कार्यकाल में आपने भारत की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन कर देश में विभिन्न संस्थाओं, महत्वपूर्ण संस्थाएं जो हुई हैं इन्हीं के शिक्षा मंत्री कार्यकाल में हुई हैं, नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैसे IIT है, IIM है, UGC है। इसके जो है कार्य निर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके कार्यकाल में ही 1951 में प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अनेकों आयोगों, बोर्डों की जो है स्थापना की, आयोगों की और बोर्डों की स्थापना की, जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, खड़गपुर उच्च शिक्षा संस्थान एवं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग शामिल हैं। उन्होंने देश में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की भी स्थापना की। दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक समय के IIT और संकाय को उनके दिमाग का ही उपज माना जाता है। एक शिक्षाविद के रूप में किए गए उनके कार्यों के योगदान के लिए 1992 में उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और चरित्र निर्माण का प्रथम उपकरण है। उनके द्वारा किए गए शिक्षा संबंधी सुधारों को देखते हुए वर्ष 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मान्यता दी गई, जिसके बाद 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 22 फरवरी 1958 को ही ये शिक्षा रूपी गगन का तारा विलुप्त हो गया था। हमें इनके द्वारा किए गए शिक्षा संबंधी कार्यों के आधार पर ही आगे बढ़ना है। आज़ादी के समय जिस समय 12% साक्षरता दर था और 74% साक्षरता दर है, इसके साथ हम शिक्षा दिवस मना रहे हैं। तो ऐसे शिक्षाविद हमको सदा याद रहेंगे और हमें इनके पथ प्रदर्शनों पर चलना चाहिए। शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा के जन जन तक शिक्षा पहुँचे इस पर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसे शिक्षाविद को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सदा सदा के लिए आपको याद रखने के लिए नवयुवकों को प्रेरित करता हूँ कि ऐसे शिक्षाविद को हमेशा याद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।